नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का जो वाटर रिसोर्स जो टॉपिक है आज का हमारा वाटर रिसोर्स, आज हम वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे और सॉयल प्लांट रिलेशनशिप के बारे में भी देखेंगे। सॉयल वाटर प्लांट रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए हम आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। जल स्रोत यानी वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स क्या है, जल स्रोत, हम इसके बारे में जानते हैं। तो वाटर रिसोर्स यानी जल स्रोत, जैसे कि वर्षा का पानी जो होता है या बर्फ के पिघलने से जो पानी होता है, वर्षा का पानी एवं बर्फ का, ये जो पानी, वर्षा का गिरना, बर्फ का पिघलना, ये सब जो होते हैं प्राकृतिक का मुख्य स्रोत, प्राकृतिक के मुख्य जल स्रोत हैं। क्या प्रकृति के मुख्य जल स्रोत? वर्षा का पानी, वर्षा के द्वारा पानी का गिरना या पहाड़ों पे बर्फ का पिघलना, जो बर्फ के पहाड़ बर्फ द्वारा पानी होता है, वो प्रकृति के मुख्य स्रोत होते हैं। ये जल जो वर्षा द्वारा या फिर बर्फ के पिघलने के जो पानी होता है, ये कुछ मात्रा में जमीन में सोख लिया जाता है, भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का जो पानी होता है वो कुछ मात्रा में भूमि में सोख लिया जाता है, भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। बाकी का जो बचा हुआ शेष भाग होता है, पानी की जो शेष मात्रा होती है, वो नदी, तालाब एवं झीलों द्वारा, किस माध्यम से? नदी, तालाब एवं झीलों द्वारा समुद्र में पहुंच जाती है। कहाँ? समुद्र में पहुंच जाता है। अगर देखते हैं हम तो वास्तव में सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं है हमारे देश में। अगर हम बात करें सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं है, क्योंकि देश में जितनी वर्षा होती है उसका आधे से अधिक भाग बहकर, आधे से अधिक जो है पानी बहकर नदियों में चला जाता है। क्या होता है, जितनी भी हमारे देश में जो वर्षा होती है, जो वर्षा का परसेंटेज होता है, वो उसका आधे से अधिक भाग, कुछ मात्रा में पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है। बाकी का जो बचा हुआ पानी का भाग होता है वो बहकर नदी, तालाब, उसके द्वारा नदी, तालाब, नहरों द्वारा बहकर ये समुद्र में चला जाता है। देश के समस्त सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग, भारत देश की बात करें तो भारत देश का जो सिंचित क्षेत्रफल है उसका लगभग 40% भाग सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर करता है। कितना? लगभग 40% भाग जो है सिंचाई का वो नहरों पर निर्भर करता है। सिंचाई के लिए जो है 40% देश में सिंचाई के लिए नहरों के पानी का उपयोग किया जाता है। आगे 35% क्षेत्रफल और खेती योग्य जो है उसका 35 के खेती योग्य जो क्षेत्र है या जिन क्षेत्रों में खेती की जाती है उसका लगभग 35% क्षेत्रफल कच्चे एवं पक्के कुओं से सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कच्चे एवं पक्के कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। तथा शेष जो 25% क्षेत्रफल है, कितना? 25% क्षेत्रफल, ये ट्यूबवेल, झील एवं तालाबों से सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा? ट्यूबवेल, झील एवं तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। वहीं हम आगे देखेंगे सिंचाई के लिए पानी के स्रोत। सिंचाई के लिए पानी के मुख्य स्रोत क्या हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। तो अगर धरातली स्रोत और भूमिगत स्रोत, दोनों तो स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे, एक धरातली स्रोत और भूमिगत स्रोत के बारे में। तो जो धरातली स्रोत होते हैं ये धरातल पर, जैसे कि नहरें हो गई, तालाब हो गया, नदियां हो गई या फिर बांध हो गया, ये सारे जो जल के स्रोत हैं ये धरातली जल स्रोत कहे जाते हैं। और भूमिगत जल स्रोत, भूमिगत जल स्रोत का मतलब भूमि के अंदर से पानी का निकालना, भूमि के अंदर का पानी, जैसे कि कुआं, हस्तचलित नल, जो नल होता है, नल का भी पानी हमें जमीन के अंदर से ही निकाला जाता है। नलकूप, पाताल तोड़ कुआं, ये जो हैं ये भूमिगत जल स्रोत हैं। कौन कौन से? कुआं हो गया, नल हो गया, नलकूप हो गया, पाताल तोड़ कुआं हो गया, ये सारे जो होते हैं ये भूमिगत जल स्रोत होते हैं। वहीं धरातली जल स्रोत की बात करें तो नहरें हो गई, तालाब हो गया, नहरें हो गई, तालाब हो गया, नदियां हो गई और बांध हो गया, ये सारे जो हैं धरातली जल स्रोत हैं। सिंचाई के लिए पानी के प्रमुख स्रोत ये दोनों हैं, एक धरातली होता है, एक भूमिगत होता है। आगे हम बात करेंगे मृदा जल पौधे में संबंध, सॉयल वाटर प्लांट रिलेशनशिप, यानी कि सॉयल, वाटर और प्लांट का रिलेशनशिप, मिट्टी, जल और पौधों का क्या रिलेशनशिप है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मिट्टी पौधों की जड़ों के एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। मिट्टी जो होती है ये पौधों के जड़ों को
एक माध्यम के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं वो अपना जो उनकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी में फैलती हैं और मिट्टी के द्वारा ही पौधों को न्यूट्रिएंट या फिर जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो प्राप्त होता है। यह पौधा अपना भोजन, पानी, हवा सब मिट्टी द्वारा ही प्राप्त करता है। किसके द्वारा? जो मिट्टी के द्वारा ही पौधे अपना भोजन, पानी, ऑक्सीजन, हवा सब मिट्टी के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। पौधों को प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और कार्बन यौगिक के संश्लेषण और क्षरण जैसी उपाचय गतिविधियों को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जो पौधे होते हैं, पौधों को अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अपना भोजन बनाने के लिए, श्वसन करने के लिए, कार्बनिक यौगों के संश्लेषण के लिए, यौगिकों के, ये सब जो गतिविधियां होती हैं इसको पूरा करने के लिए पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। जल पादप कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि पानी जो है, जितनी भी पादप कोशिकाएं जो होती हैं, पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, उनका एक प्रमुख महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? प्रमुख महत्वपूर्ण घटक है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित होता है और तनों के माध्यम से पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट तक जाता है। पानी जो है, जल जो है, ये पौधे जो होते हैं ये पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित किए जाते हैं और फिर ये जड़ों के द्वारा अवशोषित होके तनों के माध्यम से पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट तक जाता है। पानी मिट्टी से पौधों तक बड़ी मात्रा में पोषक तत्व भी ले जाता है। ये जो पानी होता है, जब जो पौधे होते हैं, पौधे मिट्टी से जब न्यूट्रिएंट या फिर जब पानी की आवश्यकता होती है तो वो अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी को खींचते हैं, तो उस पानी के साथ साथ पौधों में बड़ी मात्रा में पोषक तत्व भी पौधों तक पहुंचता है। पौधों के लिए उपयोगी जल का अवशोषण एवं आपूर्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। जो पौधे होते हैं उनके लिए उपयोगी जल का अवशोषण एवं जल की आपूर्ति, क्योंकि पौधों को जल की आपूर्ति या फिर जल के द्वारा अवशोषित जो पोषक तत्व होते हैं वो जल के द्वारा ही पौधे पूरा करते हैं। तो मृदा के भौतिक गुणों पर किस पे निर्भर करता है? पौधों का जल अवशोषण जो है वो मिट्टी के भौतिक गुणों पर निर्भर करता है या फिर पौधों के गुणों पर निर्भर करता है और मौसम पर निर्भर करता है। कौन कौन सी क्रियाओं पर निर्भर करता है? मृदा के भौतिक गुणों पर, पौधों के गुणों पर और मौसम पर निर्भर करता है। ये पौधों को जल मांग का जो जल अवशोषण होता है वो इन तीनों फैक्टर पर निर्भर करता है। आगे हम बात करेंगे फसल जल मांग, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। जो पौधे होते हैं उनको जल मांग की आवश्यकता, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए, पौधे जो होते हैं उनको 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधों के विभिन्न भागों द्वारा जितने किलोग्राम पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है उसे वाष्पोत्सर्जन अनुपात अथवा जल मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मांग कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, फसल की जल मांग, यानी कोई पौधा है उसकी जल मांग क्या होती है? तो 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने, जो पौधे होते हैं उनके जो 1 किलोग्राम जो पौधे होते हैं उनके द्वारा 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अंगों द्वारा जितने किलो, जो पौधे होते हैं उनके विभिन्न अंगों द्वारा जितना भी पानी वाष्प के रूप में, किसके रूप में? वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है उसे वाष्पोत्सर्जन अनुपात या फिर पौधे की जल मांग कहते हैं। फसल जल मांग या पौधा जल मांग, पौधों को 1 किलोग्राम शुष्क भार उत्पन्न करने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है उसे ही वाष्पोत्सर्जन अनुपात या पौधे की जल मांग कहते हैं। पौधों की जल मांग को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? पौधों की जो जल मांग होती है उसको निम्नलिखित समीकरण के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं क्या उसका समीकरण। तो WR बराबर ET प्लस MU प्लस WSO प्लस TL या फिर IL, जहाँ पे E को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है वाष्पीकरण को, T वाष्पोत्सर्जन, MU उपाचयी क्रियाओं के बारे में, WSU विशेष उपयोग के बारे में और IL सिंचाई के दौरान जल की हानि के बारे में, कि सिंचाई के द्वारा जो है जल की कितनी हानि होती है, इसको रिप्रेजेंट करता है।
आगे हम देखेंगे विभिन्न जो हमारी फसलें हैं, विभिन्न फसलों की जल मांग के बारे में कि जो फसलें होती हैं उनको कितने जल मांग की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम गन्ने की बात करेंगे। तो गन्ने को 100 से 100-250 सेंटीमीटर कुल अवधि में जो गन्ने होते हैं उनका जो पूरा जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है, शुरू से उनको लगाने से लेकर उनको काटने तक में, तो उनको जल मांग की आवश्यकता होती है 100 से 250 सेंटीमीटर। वहीं धान की बात करें तो धान को भी अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए उनकी रोपाई से लेकर उनकी कटाई तक के बीज जो रोपाई से लेकर कटाई तक में जो जल मांग की आवश्यकता होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक की जल की आवश्यकता होती है। वहीं गेहूं की बात करें तो गेहूं को 45 से 60 सेंटीमीटर अपना पूरा लाइफ साइकिल, पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन को मात्र 70 सेंटीमीटर, कितना 70 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए। आइए आगे हम देखते हैं फसलों की जल मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि फसलों की जल मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फसलों की जल मांग पर निम्नलिखित कारक प्रभाव डालते हैं। जो फसलों को प्रभावित करने के लिए उनकी जल मांग को प्रभावित करने के निम्नलिखित कारक प्रभाव डालते हैं। वो कारक कौन कौन से हैं? पहला है तापक्रम। कौन सा है? तापक्रम। फसलों की जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक में पहला जो पॉइंट है तापक्रम। वायुमंडल के तापक्रम की अधिकता, क्या वायुमंडल में तापमान की अधिकता होने पर पौधों की जल मांग बढ़ती है। तापक्रम यानी कि जब अधिक बढ़ेगा, तापमान अधिक बढ़ेगा तो जो पौधे होते हैं उनको जल मांग की आवश्यकता होती है, अधिक जल मांग की आवश्यकता पड़ती है उनको, पौधों की उनकी जल मांग बढ़ती है। तथा तापक्रम के कम होने पर जब अगर तापमान का कम रहेगा, इन्वायरमेंट में अधिक गर्मी नहीं होगी, तो उस केस में क्या होगा कि पौधों को जल मांग की आवश्यकता घटती है। इसी कारण गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा जल्दी जल्दी सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। किस लिए? कि जब गर्मी होती है तो गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होता है, तो इससे जो फसलें होती हैं उनको अधिक जल मांग की आवश्यकता होती है। उसकी अपेक्षा सर्दियों के मौसम में फसलों को कम जल मांग की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ठंडियों में बहुत जल्दी जल्दी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो फैक्टर है वो है वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता पौधों की जल मांग पर वायुमंडल की आर्द्रता की जल मांग बढ़ जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो पौधों की जल मांग वायुमंडल की आर्द्रता जल मांग के द्वारा बढ़ती है। ठीक इसके विपरीत वायु में आर्द्रता अधिक होने पर फसल की जल मांग आर्द्रता कम होती है। अगर वायुमंडल में आर्द्रता होगी तो जो पौधे होते हैं उनकी जल मांग क्षमता बढ़ जाती है। अगर वायुमंडल में वायु आर्द्रता अधिक हो, अगर हमारे वायुमंडल में वायु की आर्द्रता अधिक हो तो इस केस में फसलों की जल मांग कम होती है, और वायुमंडल की आर्द्रता हो पौधों की जल मांग बढ़ जाती है। अगला जो फैक्टर है फसल की किस्म। फसलों की जो किस्म होती है वो भी कहीं ना कहीं उनके कारकों पर, उनके जल मांग के कारकों को जल मांग को प्रभावित करती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो विभिन्न फसलों की जल मांग अलग अलग होती है। जो अलग अलग फसलें होती हैं उनकी जल मांग अधिक होती है। जैसे कि आलू का जल मांग कुछ हो गई, गन्ना का कुछ हो गया का अधिक एवं दलहनी फसलों का कम होता है। जैसे धान आलू हो गए, इनकी जल मांग अधिक होती है। और वहीं दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों की जल मांग कम होती है। भूमि की किस्म भी जो है जल मांग को प्रभावित करते हैं, जल मांग के। तो भूमि की किस्म, बलुई भूमि में कणों का आकार बड़ा होने के कारण पानी अधिक समय तक नहीं ठहर पाता है। क्या होता है? बलुई किस्म की जो मिट्टी होती है उनके कण होते हैं, कणों का आकार बड़ा होने के कारण उनमें पानी अधिक समय तक नहीं रुक पाता है। बलुई मिट्टी में पानी जल्दी से अगर तापमान अधिक है तो पानी भाप बन के निकल जाता है, वो पानी अधिक समय तक हमारी मिट्टी में नहीं टिक पाता है बलुई मिट्टी में, जिसके कारण बलुई मृदा की जल मांग अधिक होती है। क्या होता है? बलुई मृदा की जल मांग अधिक होती है। ठीक इसके विपरीत क्ले सॉइल की बात करें तो क्ले सॉइल में वायु जो जल मांग होती है ये
अधिक कम होती है। क्ले सॉयल में जल मांग कम होती है, वहीं बलुई सॉयल की बात करें, बलुई मृदा की बात करें तो उसकी जल मांग अधिक होती है, क्योंकि जो बलुई मृदा होती है उसमें क्या होता है कि उसके कण बड़े बड़े होते हैं, उसके द्वारा जो है पानी जल्दी से मृदा में सोख लिया जाता है या फिर भाप बन के निकल जाता है, इसलिए बलुई मिट्टी की जल मांग अधिक होती है। अगला जो है भूमि की उर्वरकता। भूमि की उर्वरता भी जल मांग को प्रभावित करती है। पर्याप्त जीवाश्म खाद होने पर जल मांग कम होता है। क्या होता है, अगर हमारी मृदा में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ या जीवाश्म पदार्थ हैं तो फिर वहां पे जल मांग की कम आवश्यकता होती है, जल मांग कम होता है। अगला जो है पत्तियों का आकार। जो प्लांट होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, हम किस प्रकार के पौधे का उत्पादन किस प्रकार के पौधे लगा रहे हैं, कौन सी फसल का उत्पादन ले रहे हैं, तो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी जल मांग को प्रभावित करती हैं। जिन फसलों की पत्तियां बड़े आकार की एवं हरी एवं घनी होती हैं, अगर कोई भी पौधा या फसल है उसकी पत्तियां बड़े आकार की हैं तो उनको भी पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जल मांग की अधिक। उनमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पानी की हानि होती है। क्या होता है कि जब पत्तियां बड़ी होंगी तो उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पानी की हानि होती है तथा उसकी जल मांग क्षमता बढ़ती है। जैसे कि अरबी हो गया, केला हो गया और भिंडी हो गई, तथा छोटी पत्तियों वाले फसलों जैसे चना, मसूर आदि की जल मांग कम होती है। जो छोटी पत्तियों वाले फसलें होती हैं उनकी जल मांग कम होती है, बड़े पत्तियों के जो पौधे होते हैं उनकी जल मांग अधिक होती है। आगे हम देखेंगे वाटर यूज इफिशियंसी, जल उपयोग क्षमता या दक्षता दोनों ही संक्रमक। सिंचाई के लिए प्रयुक्त कुल जल की मात्रा और पौधों द्वारा उपयोग किए गए जल की मात्रा के प्रतिशत अनुपात को जल उपयोग दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर यूज इफिशियंसी। ये क्या है, सिंचाई के लिए प्रयुक्त कुल जल की मात्रा और पौधों द्वारा उपयोग किए गए जल की मात्रा के प्रतिशत अनुपात का उपयोग जल दक्षता कहलाती है, वाटर यूज इफिशियंसी कहलाता है। जहां की WVE बराबर Y/ET, जहां की WVE जल उपयोग दक्षता, Y आर्थिक उपज किलोग्राम में और ET वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन। जल उपयोग क्षमता को निम्न रूपों में आंका जाता है। किस प्रकार से? निम्न रूपों में जल उपयोग क्षमता को आंका जाता है। कंज्यूमशन पॉजिटिव वाटर यूज एफिशिएंसी, इसका आकलन करने के लिए हमें ईटी के अलावा फसलों की उपादेय आवश्यकताओं में व्यय पानी को भी सम्मिलित कर लेते हैं। आगे देखेंगे फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी, यदि जल उपयोग क्षमता का आकलन यदि जल उपयोग क्षमता के आकलन में केवल ईटी के बजाय जल की निकाली गई के बजाय मात्रा निकाली जाए, ईटी के बजाय उसकी मात्रा निकाली जाए तो यह प्रक्षेप जल का उपयोग कहलाता है। प्रक्षेप जल उपयोग क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेप जल उपयोग क्षमता कहलाता है। जल उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, जल उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, जैसे कि जलवायु हो गया, फसल एवं प्रजाति हो गई, शास्त्र क्रियाएं हो गई, मृदा की किस्म तथा प्रकार हो गया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में, सिंचाई और उसके बाद जो है खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग। ये सब जो है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी के या फिर जल उपयोग दक्षता को प्रभावित करते हैं इनके द्वारा। पौधे का घनत्व हो गया। अब आगे देखेंगे हम जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के उपाय। जल उपयोग दक्षता को किस प्रकार से हम बढ़ाते हैं, उनके क्या उपयोग हैं? तो सिंचाई की नालियां कम चौड़ी व गहरी बनानी चाहिए, जिससे कम क्षेत्रफल से पानी का वाष्पीकरण हो एवं नाली से वाष्पीकरण क्षति को कम किया जा सकता है। आगे नाली को ढलान होना चाहिए, जिससे पानी तेजी से खेतों में जा सके और उसका पर्कुलेशन से कम क्षति हो, पर्कुलेशन द्वारा उसका कम से कम पानी की क्षति हो। सिंचाई नाली के आसपास खरपतवार नहीं होने चाहिए। जो हमारी सिंचाई की नाली होती है उसके आसपास जो है खरपतवार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब खरपतवार होंगे वो भी हमारे जल को अब्जॉर्ब करेंगे, खींचेंगे और
अगला जो है खेत की मेड़बंदी करनी चाहिए ताकि पानी बहकर बाहर ना जाए। अगला पॉइंट है हमारा, अगर बलुई मृदा है तो उसमें जीवाश्म पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो जीवाश्म पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनकी वाटर इफिशियंसी यानी जल धारण क्षमता अधिक होती है। जिससे मृदा बलुई है तो उनमें जीवाश्म पदार्थ का उपयोग करना चाहिए, जिससे मृदा जल की धारण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। क्या होता है? मृदा जल धारण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। यदि संभव हो तो नालियों को पक्की बना दे, यदि हो सके तो जो नालियां हैं, पानी की नालियां होती हैं, उनको पक्की बनाना चाहिए। या फिर संभव खेत में ही खरपतवार रहित उचित होना चाहिए। यथासंभव जो हमारे खेत होते हैं वो भी खरपतवार रहित होने चाहिए। सिंचाई की बौछारी या डीपर विधि का उपयोग करके जल उपयोग क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। जो सिंचाई करते हैं हम पौधों में, या तो फिर ड्रिप विधि द्वारा या फिर बौछारी विधि द्वारा अगर हम सिंचाई करते हैं तो जल को बचा सकते हैं, जल उपयोग दक्षता को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो आज जो हमारी क्लास थी, आज की हमारी क्लास ये थी, जल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स के बारे में हमने देखा और सॉयल प्लांट रिलेशनशिप के बारे में देखा। अगली जो हमारा टॉपिक है या फिर अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी इरिगेशन शेड्यूलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।